जिसका नाम है टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं इसके कंटेंट की तरफ। इस चैप्टर के कंटेंट्स क्या क्या है। तो जो चैप्टर के कंटेंट्स है वो है फर्स्ट डिफाइन टेस्ट मेजरमेंट्स एंड इवैल्यूएशन, सेकंड इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन स्पोर्ट्स, थर्ड कैलकुलेशन ऑफ BMI एंड वेस्ट हिप रेशियो, फोर्थ सोमैटोटाइप्स जिसके अंदर हम बात करेंगे एंडोमॉर्फ्स, मेसोमॉर्फ्स और एक्टोमॉर्फ्स की, और लास्ट इसके अंदर है मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हम अपना सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है डिफाइन टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर हम देखते हैं मीनिंग ऑफ टेस्ट। टेस्ट का मतलब क्या होता है। तो अ टेस्ट इज अ टूल, प्रोसीजर और टेक्निक यूज्ड टू एलिक्ट अ रिस्पॉन्स ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन इन ऑर्डर टू गेन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो टेस्ट क्या है। टेस्ट एक टूल है, एक ज़रिया है, एक प्रोसीजर है, एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम एक स्पोर्ट्स पर्सन क्या गेन कर रहा है, उसकी क्या प्रोग्रेस है, हम उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस को निकाल सकते हैं। ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन इज़ टू बी यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ अप्रेजल ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्स सच एज फिटनेस, स्किल्स, नॉलेज एंड वैल्यूज़। तो इस इंफॉर्मेशन का क्या होने वाला है, इन इंफॉर्मेशन को यूज़ किया जाएगा। कैसे यूज़ किया जाएगा, उसके क्वालिटी और क्वांटिटी में देखने के लिए कि अगर मान लो मैं एक टेस्ट कर रहा हूँ, मैंने बोला एक एथलीट को टेस्ट करना है 100 मीटर रनिंग का। ठीक है, 100 मीटर वो कितनी देर में रन करता है। तो एक तो होता है क्वालिटी रनिंग की, वो बिना थके इतना भाग गया, एक होती है क्वांटिटी की, वो कितने टाइम पीरियड में किया। तो क्वालिटी क्वांटिटी दोनों ही मेजरमेंट्स निकाली जाती है टेस्ट के थ्रू। ठीक है, और मेजरमेंट किस किस चीज़ की होगी, फिटनेस की होगी, स्किल की होगी, उसके नॉलेज की होगी और उसके वैल्यूज़ की होगी। ठीक है, तो टेस्ट क्या करता है, टेस्ट एक प्रोसीजर है, एक टेक्निक है, एक ज़रिया है जिससे हम एक एथलीट कितना गेन कर रहा है, किस चीज़ में, अपनी फिटनेस में, अपनी स्किल्स में, अपनी नॉलेज में, अपनी वैल्यूज़ में, उसकी क्या क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी है, वो सारा कुछ हम मेजर कर सकते हैं टेस्ट के थ्रू। ओके, अब बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। टेस्ट की डेफिनेशन है अ टेस्ट इज़ अ टूल विच इज़ यूज्ड टू इवैल्यूएट द स्किल, नॉलेज, कैपिचुलेट और एटीट्यूड ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप। ठीक है, तो टेस्ट क्या है, अगेन टेस्ट एक इवैल्यूएशन करने का तरीका है, एक ज़रिया है जिसके थ्रू मैं इवैल्यूएशन उसको नाप पाऊँगा, नापने का तरीका है, एक प्रोसीजर है जिससे मैं उसके नॉलेज, स्किल्स, उसके एप्टीट्यूड्स को, उसके या तो मैं एक सिंगल एक बंदे का करूँ या तो मैं पूरे ग्रुप का करूँ। ठीक है, तो ये है पूरा टेस्ट के बारे में। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अंदर मीनिंग ऑफ मेजरमेंट्स। मेजरमेंट क्या होता है। तो मेजरमेंट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन अबाउट सर्टेन स्किल और लेवल ऑफ फिटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल बाय यूजिंग टेस्ट एंड रेलिवेंट टेक्निक्स। ठीक है, तो मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट कलेक्शन ऑफ डेटा है, इंफॉर्मेशन है। ये जो हमने डेटा कलेक्ट किया टेस्ट के थ्रू, ठीक है, हमने टेस्ट किया, हमने टेस्ट एक प्रोसीजर था जो कि हमने फॉलो किया। अब टेस्ट से जो रिजल्ट निकलेगा मैं उसको मेजर करूँगा, मैं उसको नापूंगा। ठीक है, तो वो नापना, वो डेटा को कलेक्ट करना, वो है मेजरमेंट। जैसे मैंने बोला एक पर्सन, मैंने बोला कि आपका स्पीड टेस्ट करूँगा, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से आपको यहाँ तक भागना है। ठीक है, तो मैंने भागने के लिए बोला और वो भागा यहाँ तक पहुँच गया, तो उसका टेस्ट हो गया कंप्लीट। अब मैं उसको देखूंगा ना कि उसने कैसा परफॉर्म किया, तो मैं कुछ ना कुछ वैल्यूज़ के अंदर उसके भागने को मेजर करूंगा। ठीक है, तो मैंने बोला आप यहाँ से यहाँ तक मान लो 2 मिनट के अंदर भागे। ठीक है, तो ये जो 2 मिनट है, ये जो मैंने नापा है, यही है मेजरमेंट। ठीक है, अब आगे देखिए, which are measured in specific units such as speed in seconds, weight in kilograms। तो मेजरमेंट जो है वो स्पेसिफिक यूनिट्स में करी जाती है। अब मैं एक यूनिट का नाम नहीं ले सकता क्योंकि हर चीज़ अलग तरीके से नापा जाता है। जैसे मैंने बोला पानी को नापोगे कैसे, लीटर के अंदर। किसी चीज़ का वेट कैसे नापोगे, किलो के अंदर। मैंने बोला कोई कितनी तेज़ जा रहा है वो कैसे नापोगे, मैंने बोला कि उसकी स्पीड बताओ, स्पीड होती है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे ऐसे तरीके से मैं चीज़ों को मेजर करूँगा। ठीक है, जो टेस्ट किया मैंने उससे मैं मेजरमेंट करूँगा और कलेक्ट करूँगा इन्फॉर्मेशन।
मेजरमेंट कैन बी डन इन बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो मेजरमेंट जो है वो दोनों ही तरीके से हो सकती है, क्वालिटी वाइज भी और क्वांटिटी वाइज भी। क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज कैसे? अगर मुझे नापना है कि किसने अच्छा परफॉर्म किया, मैंने 2 जनों को बोला कि तुम दोनों को ही ये रेस कंप्लीट करनी है, यहाँ से यहाँ तक भागना था, एक जना जल्दी पहुंचा, एक जना लेट पहुंचा, तो मैंने बताया कि आपके भागने के अंदर ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है क्योंकि आप जल्दी पहुंचे, आपके भागने के अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है क्योंकि आपने लेट कर दिया। ठीक है, ये हो गया क्वालिटी वाइज। क्वांटिटी वाइज बोलूँगा आपने 2 मिनट का टाइम लिया, आपने 1 मिनट 50 सेकेंड्स लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट। तो मेजरमेंट एड्स इवैल्यूएशन प्रोसेस इन विच वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स आर यूज्ड टू कलेक्ट डेटा। ठीक है, तो मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट एक तरीका है जिससे मैं टूल्स को यूज़ करके एक इंफॉर्मेशन का पूरा चार्ट बना सकता हूँ, डेटा कलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये है सब कुछ डेफिनेशन के बारे में। नेक्स्ट आता है इसके अंदर डेफिनेशन ऑफ इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एजुकेशन दैट इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम द प्रोडक्ट which can be used for comparison with the preconceived criteria to make judgments। ठीक है, अब देखो शुरुआत से कहानी समझो। सबसे पहले मैंने लिया एक टेस्ट, मैंने बोला कि तुम्हें 100 मीटर रन करना है। ठीक है, तो ये हो गया टेस्ट। फिर मैंने बोला कि कौन कितनी देर में भागा, उस सबको किया मैंने मेजर, तो वो हो गया मेजरमेंट। ठीक है, अब मेजरमेंट करने के बाद जब मेरे पास वैल्यूज़ आई है कि हाँ एक ने 2 मिनट में भागा, एक जना 1 मिनट 50 सेकेंड्स के अंदर भागा है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन आई है मैं इन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करूँगा किस चीज़ के अंदर? आगे कंपैरिजन करने के लिए, आगे जजमेंट्स करने के लिए। अब मैं इन इन्फॉर्मेशन को इवैल्यूएशन के लिए यूज़ करूँगा। ठीक है, इवैल्यूएशन कैसे? अब मैं बोलूँगा ये अगर तुम 2 मिनट में भागे तो ये अच्छा नहीं है, आपको कम से कम 1 मिनट 50 सेकेंड्स के अंदर करना है। ठीक है, तो ये मैंने उसका इवैल्यूएशन किया कि अगर आपको नंबर 1 रनर बनना है तो आपको ये 1 मिनट के अंदर ख़त्म करना पड़ेगा और आपने इसकी जगह 1 मिनट 30 सेकेंड्स लिए। तो ये सारा मैंने क्या किया? अब इवैल्यूएट किया उसको, कि मैंने सारे डेटा को कलेक्ट किया और उसके हिसाब से अपनी जजमेंट्स करी, उसको एक फॉर्मेशन दे के मैंने उसका इवैल्यूएशन किया। ठीक है, तो ये होता है इवैल्यूएशन। आगे बात करते हैं हम इसके अंदर टॉपिक नंबर 2 जो कि है इम्पॉर्टेंस ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन स्पोर्ट्स। यानी हम मतलब समझ चुके हैं टेस्ट का मतलब क्या होता है, इवैल्यूएशन का मतलब भी समझा हमने, मेजरमेंट का भी मतलब समझा। अब इसको करने का क्या फ़ायदा है, क्या इम्पोर्टेंस है? तो अगर मैं बात करूँ इम्पॉर्टेंस ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन स्पोर्ट्स, तो इसके कुछ ऐसे फ़ायदे हैं। टू फ्रेम ऑब्जेक्टिव्स। अगर मान लो अगर मैं इवैल्यूएशन ही ना करूं, मैं टेस्ट ना करूं, मैं मेजरमेंट्स ना करूं, मैं इवैल्यूएशन ना करूं, तो मैं अपने गोल्स को सेट कैसे करूंगा? मैं कैसे पता लगाऊं मुझे कहां तक पहुंचना है? ठीक है, तो मुझे टाइम टू टाइम टेस्ट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन करने पड़ेंगे। मैंने बोला अगर आपको इंडिया का बेस्ट रनर बनना है ना, तो आपको 100 मीटर की रेस 9 सेकेंड के अंदर ख़त्म करनी है। ठीक है, तो वो 9 सेकंड तक पहुंचना, वो भी तो टेस्ट को मेजर किया ना मैंने, कि मैंने एक वैल्यू दी, तो वो ऑब्जेक्टिव मैंने फ्रेम कर दिया कि हाँ 9 सेकंड मेरा टारगेट है। ठीक है, तो ये होता है फ्रेम ऑफ ऑब्जेक्टिव। सेकंड है टू हेल्प द सिलेक्शन ऑफ प्लेयर। ठीक है, हमें प्लेयर सेलेक्ट करने में भी टेस्ट करना पड़ेगा, उसकी मेजरमेंट करेंगे, उसकी इवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, तभी हमें पता चलेगा कौन प्लेयर अच्छा है, कौन प्लेयर इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आता है टू हेल्प द इवैल्यूएट द लर्नर्स। ठीक है, ये लर्नर को जो सीख रहे हैं उनको हेल्प करेगा इवैल्यूएशन के अंदर। इसके बाद है टू इवैल्यूएट द टीचिंग प्रोग्राम, कि अब मैं इन जो लोगों ने कैसा परफॉर्म किया उसके रिजल्ट्स के ऊपर, उसकी मेजरमेंट के बाद उनकी इवैल्यूएशन करके मैं एक प्रोग्राम सेट करूँगा अब जो उनको फॉलो करना पड़ेगा ताकि और अच्छे रिजल्ट आ पाए। ठीक है, नेक्स्ट है टू नो द कैपेबिलिटीज़ एंड एबिलिटीज़ ऑफ द प्लेयर। एक प्लेयर कितना एफिशिएंट है, वो कितना अच्छा काम करता है, तो ये कैसे पता चलेगा? जब तक मैं उसकी कैपेबिलिटीज़ को नापूंगा नहीं तब तक मुझे पता नहीं चल पाएगा। मैंने कैसे बोला उसेन बोल्ट जो है वो बेस्ट रनर है पूरे वर्ल्ड का? क्योंकि मैंने उसको नापा, मैंने बोला हाँ ये सबसे तेज़ भागता है, तो सबसे तेज़ भागने का मैंने उसका टेस्ट लिया, फिर उसकी मेजरमेंट करी, हाँ ये 9 सेकंड में भाग गया, और मैंने इवैल्यूएशन किया कि हाँ यही बेस्ट है, इससे ज़्यादा तेज़ कोई नहीं भागा आज तक। ठीक है, तो मैं प्लेयर्स की
कैपेबिलिटीज़, उनकी एबिलिटीज़ को मेजर करने का काम करता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। टू स्टडी द नीड ऑफ पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट को क्या ज़रूरत है उनको स्टडी करने के लिए टेस्ट मेजरमेंट और इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। कि एक जना, मैंने बोला कि मान लो एक रनर ही था, तुम भागते तो बहुत अच्छा हो लेकिन तुम स्टार्टिंग टाइम में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हो, स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हो। तो मैंने उसकी कमियों को पकड़ा। वो कैसे पकड़ा? टेस्ट के थ्रू पकड़ा। उनको मेजरमेंट किया कि हाँ, इसको स्टार्ट करने के अंदर ही 2 सेकंड का टाइम लग जाता है, ठीक है, जबकि बाकी प्लेयर्स को 1 सेकंड का ही टाइम लगता है। तो मैंने इवैल्यूएशन किया, कंपैरिजन किया दोनों की वैल्यूज़ को। तो ये है। नेक्स्ट है इसके अंदर हेल्प टू कंडक्ट द रिसर्च। अब उन्हीं बेसिस पे, उन्हीं इन्फॉर्मेशन के बेसिस में मैं रिसर्च कंडक्ट कर सकता हूँ कि जनरली लोग इतना तेज़ भागते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। हेल्प टू अचीव एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब एम्स और ऑब्जेक्टिव सेट ही होंगे जब तक मैं मेजरमेंट, इवैल्यूएशन और टेस्ट ना लूँ। जब मैं इन सब को करूँगा तो मेरे एम्स सेट होंगे, मेरे ऑब्जेक्टिव सेट होंगे, क्या टारगेट है वो सेट होगा, उसके हिसाब से मैं फिर आगे एक्शंस लूँगा, ठीक है। हेल्प टू प्रिपेयर नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड। कि अब ऐसा तो नहीं है ना कि अगर रनिंग का कंपटीशन कर रहे हैं तो कोई भी आके पार्टिसिपेट कर लेगा सीधा, मान लो ओलंपिक्स के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, कुछ नॉर्म्स बनाए, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए। पहले हम अच्छे लोगों को चुनेंगे, फिर ताकि केवल अच्छे लोग ही आगे पहुँचे और फिर उनका कॉम्पिटिशन हो कि हाँ अब सबसे तेज़ कौन है, ठीक है। तभी तो मज़ा आएगा ना। वरना सोचो एक बुढ़े बंदे की और एक बिल्कुल जवान लड़के की रेस करवा के क्या फ़ायदा, पता ही है कौन जीतेगा, ठीक है। तो जब क्लोज कॉल्स होती हैं ना, तब पता चलता है कि असली में कौन कितना अच्छा है, उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है फिर स्पोर्ट्स में, ठीक है। आगे है हेल्प टू प्रिडिक्ट इन एडवांस द परफॉर्मेंस पोटेंशियल ऑफ अ प्लेयर, ठीक है। हमें शुरुआत में ही पता चल जाएगा कि एक प्लेयर के अंदर कितनी पोटेंशियल है, ठीक है। और लास्ट है इसके अंदर टू हेल्प द इंडिविजुअल्स गेम क्लासिफिकेशन ऑफ अ प्लेयर। एक पर्सन की क्वालिटी पता लगाने में भी हेल्प मिलेगा, ओके। तो ये था सारा टेस्ट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पार्ट 3, जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ BMI एंड वेस्ट हिप रेशो। तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है। तो बॉडी मास इंडेक्स इज़ द इंडेक्स ऑफ वेट एंड हाइट, ठीक है। तो बॉडी मास इंडेक्स क्या है? एक इंडेक्स है एक वेट और हाइट का, ठीक है। लेकिन ये है क्या एक्चुअल में? तो हमने क्या किया, हमने ना एक टेबल सा बना दिया, एक चार्ट सा बना दिया एक इंडेक्स का, जिसके अंदर हम हाइट के अकॉर्डिंगली वेट का अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं BMI के अंदर, इट हेल्प टू लेट यू नो द एप्रोप्रिएट वेट एज पर वंस हाइट, ठीक है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक पर्सन का एक्चुअल में वेट कितना होना चाहिए उसकी हाइट के अकॉर्डिंग, ये निकालने का काम है हमारा BMI के अंदर। ये हम अंदाज़ा लगाते हैं। साथ ही साथ हम ये भी गेस करते हैं कि वो पर्सन क्या ओवरवेट है, अंडरवेट है, या उसका वेट नॉर्मल है, क्या वो मोटा है, या वो ओबीस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम BMI के थ्रू जान सकते हैं। लेकिन मैं इसको इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं मानता, इतना ज़्यादा भरोसे वाला नहीं मानता, क्योंकि BMI जो है वो टोटली इग्नोर कर देता है बॉडी फैट परसेंटेज को, ठीक है। जो कि बॉडी फैट परसेंटेज तुम कैसे दिखोगे, या तुम मोटे दिखोगे या तुम पतले दिखोगे, वो फैट बहुत ज़्यादा डिफाइन करता है कि तुम कैसे दिखने वाले हो, ठीक है। फैट जो होगा, कितना ज़्यादा फैट परसेंटेज है, वो तुम्हारे पूरे के पूरे बॉडी कंपोजिशन को डिफाइन करता है, ठीक है। तो बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू या एक की हाइट के थ्रू, एक का वेट का मैं बोलूँ फिक्स बताना कि इतना वेट होना चाहिए, तो वो एक्चुअल में उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसके अंदर कैलकुलेशन ऑफ BMI, यानी मैं बॉडी मास इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI इज इक्वल टू बॉडी वेट, जो भी बॉडी वेट होगा उसको डिवाइड कर दीजिए उसके हाइट के स्क्वायर से, यानी हाइट इंटू हाइट से। बॉडी वेट को डिवाइड कर दीजिए हाइट इंटू हाइट से, तो हमारा निकल जाएगा BMI, ठीक है। अच्छा, क्या ध्यान रखना है हमें इसके अंदर कि वेट जो होगा वो होगा किलोग्राम्स के अंदर, ठीक है। जो भी हम वेट मेजर करेंगे वो होगा किलोग्राम्स के अंदर, और जो भी हम हाइट मेजर करेंगे वो होनी चाहिए मीटर्स के अंदर, ठीक है। ना तो फुट ना तो इंचेस, वो होगी मीटर्स के अंदर,
ठीक है। अच्छा, और क्या बातों का ध्यान रखना है हमें ध्यान रखना है मेजरमेंट के टाइम पे, ठीक है। तो किन बातों का ध्यान रखेंगे मेजरमेंट के टाइम पे, वो है वेइंग मशीन शुड बी रिलायबल, यानी जिस वेइंग मशीन से हम वेट कर रहे हैं वो रिलायबल होनी चाहिए, कि वो भरोसे वाली होनी चाहिए कि हाँ वो हमें सही वेट बता रहा है। सेकेंड बात का क्या करना है हमें ध्यान, वो है मिनिमम क्लोथ्स वाइल वेइंग। जब हम वेट कर रहे हैं तो कम से कम कपड़े पहने। थर्ड जो चीज़ ध्यान रखनी है, हाइट शुड बी टेकन बेयर फुटेड एंड इन अपराइट पोजीशन, ठीक है। यानी जो हम हाइट जब नापेंगे तो वो नंगे पैर नापनी है, पहली चीज़। दूसरा, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में सीधे खड़े होके, ठीक है, बिल्कुल अपराइट पोजीशन में होके। ओके, चलिए अब एक कैलकुलेशन एक्चुअल में करते कैसे हैं हम उसको देखते हैं। तो एक सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए अगर एक पर्सन का वेट है 80 kg, उसका बॉडी वेट क्या है 80 kg, और उसकी हाइट है मान लो 1.60 मीटर्स, ठीक है। ये हमने अज्यूम कर लिया। तो इसके हिसाब से अगर मैं BMI निकालूँ तो BMI का फॉर्मूला याद कीजिए क्या था, बॉडी मास इंडेक्स इज इक्वल टू बॉडी वेट डिवाइड बाई हाइट इंटू में हाइट, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज़ है, इन वैल्यूज़ को अगर मैं इस फॉर्मूले के अंदर पुट करूं तो वो हो जाएगा कुछ ऐसा, BMI यानी बॉडी वेट जो था हमारा था 80 kg, तो मैंने बॉडी वेट की जगह लिख दिया 80 kg, ठीक है। और हाइट जो थी हमारी थी 1.60 मीटर्स, तो मैंने हाइट जहाँ जहाँ लिखा था उसकी जगह लिख दिया 1.60 मीटर्स, ठीक है। अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो निकलेगा 1.60 इंटू 1.60, तो वो आ गया हमारा 2.65। ओके, जब हमने 2.65 को डिवाइड किया 80 को 2.65 से, तो हमारी वैल्यू आई 31.25। तो हमारा BMI जो है, हमारा फाइनल आंसर BMI जो है वो निकल के आया है 31.25। ओके, तो चलिए अब देखते हैं। ये तो हमारी पता चल गया बॉडी मास ये है, लेकिन मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरा वेट ठीक है कि नहीं है, या मैं मोटा हूँ या मैं पतला हूँ, ठीक है, कैसे पता चलेगा मुझे। तो उसके लिए एक चीज़ हम उसको देखते हैं जो कि है, मान लो जो हमारा बॉडी मास इंडेक्स निकला है वो निकला है 31.25। तो हम एक टेबल की तरफ जाएंगे, जो कि टेबल है जो कि कैटेगरीज को डिफाइन करता है। अगर वो बोलता है अगर तुम्हारा बॉडी मास इंडेक्स आता है 18.5 से कम तो तुम हो अंडर वेट, यानी तुम्हारा वेट कम है, तुम्हें वेट बढ़ाने की ज़रूरत है। सेकंड क्या बोलता है, अगर तुम्हारा BMI ये जो हमने निकाला है अगर ये आता है 18.5 से 24.9 के बीच में, तो तुम्हारा वेट जो है वो नॉर्मल वेट है, ठीक है, यानी तुम्हारा वेट ठीक है। अगर वो 25 से 29.9 के बीच में आता है तो तुम ओवर वेट हो, यानी तुम्हारा वेट ज़्यादा है, ठीक है। और अगर 30.0 से 34.9 या 35.0 से 39.9 या 40 से ज़्यादा आता है तो तुम ओबीस हो, यानी मोटे हो, ठीक है। ओबेसिटी की है ना क्लास निकाल रखी है कि कितने मोटे हो, तो क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3, ठीक है। तो वो ओबेसिटी को डिफाइन कर रखा है, जितना ज़्यादा क्लास में आगे बढ़ोगे उतना ज़्यादा ओबेसिटी को डिफाइन करता है वो, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ BMI हमारा जो निकला था वो निकला था 31.25, तो मैं किस कैटेगरी के अंदर फॉल करूँगा, मैं करूँगा ओबेसिटी क्लास 1 के अंदर फॉल, ठीक है। मेरा वेट जो है वो इस रेंज के अंदर फॉल करता है। तो BMI के अकॉर्डिंग जो पर्सन है वो लाई करेगा ओबेसिटी क्लास 1 के अंदर, और उसको अपना बॉडी वेट लूज़ करने की ज़रूरत है। ओके, समझ आया अच्छे से। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे, किसकी तरफ, हम बढ़ते हैं वेस्ट हिप रेशो की तरफ। तो वेस्ट हिप रेशो क्या होता है उसका मतलब जानते हैं सबसे पहले। तो वेस्ट हिप रेशो जो है वो हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ वेस्ट, यानी हमारी कमर का सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय हिप सरकमफेरेंस। यानी हमें क्या करना है, हमारी जो कमर का सरकमफेरेंस है, यानी कमर के जो कमर कितने है हमारी, और हमारा हिप का साइज़ कितना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इंची टेप से कमर के चारों तरफ इंची टेप से नापेंगे कि हमारा सरकमफेरेंस कितना है, ठीक है। फिर हम हिप का भी चारों तरफ से नापेंगे, ठीक है। तो उसके थ्रू हम निकालते हैं वेस्ट हिप रेशो, ठीक है। अच्छा, ये क्यों निकाला जाता है, क्योंकि ये जो है ये हमें क्विक आइडिया दे देता है कि तुम्हारा फैट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है बॉडी के अंदर। देखिए, मैंने पहले भी बोला था BMI जो है वो फैट के बारे में बात नहीं करता,
ठीक है, फैट परसेंटेज के बारे में बात नहीं करता। एक चीज़ जानने वाली बात क्या है, वो है कि हमारी बॉडी का फैट जो है वो हर बॉडी पार्ट पे अलग टाइप से डिपॉजिट होता है। ठीक है, हमारा हमेशा देखना बॉडी फैट जो है वो हमारा हिप पे सबसे पहले होगा, फिर हमारे कमर पे बहुत ज़्यादा जल्दी दिखेगा। हल्का सा भी फैट बढ़ेगा तो हमारे जो पेट का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसके अंदर फैट जमा होने लग जाता है। ठीक है, हमारे हिप्स के ऊपर वेट बढ़ने लग जाता है। तो वो सबसे सही तरीका है हमारे फैट डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का कि हमारा फैट एक्चुअल में है कितना। ठीक है, सेकंड जो है वो हिप रेशो हमारा क्या करता है, हेल्प करता है डिटरमाइन करने में हमारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, यानी क्या हमारे कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है वो पता लगाने में हमें हेल्प करेगा कौन, वेस्ट हिप रेशो। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज यानी हार्ट डिजीजेस, हाइपरटेंशन एंड टाइप 2 डायबिटीज, ये सारा कुछ पता लगाया जा सकता है वेस्ट हिप रेशो के अकॉर्डिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैलकुलेशन कैसे करी जाती है इसकी। तो वेट हिप रेशो जो है वो कैलकुलेट किया जाता है एक सिंपल फॉर्मूला के थ्रू, जो कि है वेस्ट सरकमफेरेंस यानी हमारी जो कमर का नाप है वो, डिवाइड बाय हिप सरकमफेरेंस यानी जो हमारे हिप्स का नाप है वो। ठीक है, अच्छा इनमें क्या बात का ध्यान रखना है कि मेजरमेंट आर टू बी टेकन इन द इंचेस। इसके अंदर दोनों ही इंचेस के अंदर नापे जाएंगे, यानी हमारी कमर भी इंच के अंदर नापेंगे और हमारी हिप्स भी इंच के अंदर नापेंगे। सेकंड, हिप सरकमफेरेंस एट द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द बटक्स, यानी हमारा हिप का जो सबसे वाइडेस्ट पार्ट है यानी सबसे चौड़ा हिस्सा जो है हम वहाँ से हिप को नापेंगे। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना है WHR यानी वेस्ट हिप रेशो निकालते टाइम। ओके, अच्छा जब रेशो निकल के आ जाएगा फिर मैं असेसमेंट कैसे करूँगा, मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं हेल्थ रिलेटेड रिस्क में कहाँ पे लाई करता हूँ। तो उसके लिए एक टेबल है, वो है कुछ ऐसी जो कि हमें बताती है हमारी डिग्री ऑफ हेल्थ रिस्क, कि हमें कितना ज़्यादा रिस्क है हमारी फ़ैट परसेंटेज के हिसाब से, क्योंकि फ़ैट के ही वजह से होती है हमें हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर और टाइप 2 डायबिटीज़। ठीक है, अच्छा इसके अंदर एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है, वेस्ट हिप रेशो मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। वो क्यों है ऐसा, क्योंकि फीमेल्स का बॉडी फैट जो होता है वो ज़्यादा स्टोर किया जाता है उनकी बॉडी के अंदर। फीमेल के अंदर बॉडी फैट जो है वो ज़्यादा स्टोर रहता है मेल के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि फीमेल जो है वो कैरी करती है एस्ट्रोजन। ठीक है, और मेल्स जो है वो कैरी करते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन है वो फैट को काटता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी नेचुरली ऐसी बनी है कि वो फैट इतना ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाएगी मेल्स की। ठीक है, फीमेल्स के अंदर क्या है, उनको एक फैट परसेंटेज चाहिए ही चाहिए ताकि उनका प्रॉपर फंक्शनिंग हो पाए, प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी आ पाए। ठीक है, तो उनका फैट कंपोजिशन जो होगा वो अलग है और मेल्स का अलग है। तो डिग्री ऑफ रिस्क निकालना भी मेल्स और फीमेल का बिल्कुल अलग रहेगा। अगर हमारा BMI 20 से 25 के बीच में लाई करता है और हमारा वेस्ट हिप रेशो 0.85 से कम है तो हमें हेल्थ रिस्क जो है हमारा वो बहुत कम है। ठीक है, तो इसी हिसाब से ये सारी चीज़ें हम जज करेंगे। ओके, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो एक फीमेल का BMI जो वो 30 से 25 के बीच में आया था और उसका वेस्ट हिप रेशो जो है वो 0.70 से 0.85 के बीच में, तो उसको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जो होगी वो हाई रिस्क पे है। ठीक है, तो ऐसे इसको जज किया जाता है। पार्ट 3 की तरफ जो कि है सोमैटोटाइप्स, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ्स और एक्टोमॉर्फ्स के बारे में। तो मैं पहले अगर मैं बताऊं एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ के बारे में, उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि सोमैटोटाइप्स होता क्या है। तो एक कहानी है क्या, even though every individual is different from other, it cannot be ignored that athleticisms come from the combination of both athletic abilities and physique और body type। ठीक है, अगर मैं एक बात बोलूँ कि जितना भी ह्यूमन है एग्जिस्ट करता है पूरे अर्थ के ऊपर, वो सारा के सारे सेम बॉडी फीचर्स के साथ आते हैं। ठीक है, कि सबके हाथ पैर होंगे, सबकी 2-2 आँखें होगी, एक नोज़ होगा, सब मतलब सेम बॉडी स्ट्रक्चर के साथ आते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी कई लोगों के अंदर बहुत अच्छी कैपेबिलिटीज़ होती है, बहुत सारी एबिलिटीज़ होती है और कई उतने ज़्यादा नहीं होते कैपेबल। ठीक है, उनकी एबिलिटीज़ उतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, अच्छा सेकंड चीज़ मैं बोल रहा हूँ, सारे इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग हैं।
ठीक है। वैसे तो सबका स्ट्रक्चर सेम है, फिर भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा वो डिफरेंट है। कई लोग बहुत ज़्यादा छोटे हैं हाइट में, कई लोग बहुत ज़्यादा लंबे हैं, कई मीडियम हाइट के हैं, कई मोटे हैं, कोई पतले हैं, तो बहुत टाइप की भी बॉडीज़ है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ एथलेटिज्म की, कि ठीक है, एक एथलीट जो है उसकी जो एबिलिटीज़ है वो क्या केवल जो स्किल सेट है उसका, जो एबिलिटीज़ है, केवल उससे वो एक अच्छा एथलीट बन पाएगा, या केवल उसकी बॉडी फिजिक कैसी है उससे एक अच्छा एथलीट बन पाएगा? तो देखो, अगर मैं बात करूं ओवरऑल तो एथलेटिज्म दोनों से आता है, ठीक है। तुम्हारा बॉडी फिजिक कैसा है उससे भी, और तुम्हारे अंदर एबिलिटीज़ कितनी है उससे भी, ठीक है। अगर तुम्हारा बॉडी ही उस गेम के लिए नहीं बना, उस स्पोर्ट के लिए नहीं बना, तो तुम कभी उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे ड्यू टू लैक ऑफ योर बॉडी फिजिक और बॉडी टाइप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एबिलिटीज़ भी मैटर करती है और साथ ही साथ बॉडी टाइप भी मैटर करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तुम्हारा एक सर्टेन बॉडी टाइप है तो तुम अपनी एबिलिटीज़ की वजह से आगे नहीं बढ़ सकते। एक डायलॉग है, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट इफ़ टैलेंट डोंट वर्क हार्ड, ठीक है। तो ये बहुत फेमस डायलॉग्स है क्या, कि अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम्हारे अंदर ऑलरेडी एबिलिटीज़ है, तुम्हारा ऑलरेडी तुम उस स्किल सेट के साथ आए हो, ठीक है, और तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। हार्डवर्क जो होगा वो टैलेंट को बीट कर सकता है। तो बॉडी फिजिक, बॉडी टाइप एक पर्टिकुलर बंदा वो पैदा होता है उसके साथ, ठीक है, उसके डीएनए के अंदर वो चीज़ें होती है, लेकिन वो अपनी एथलेटिक एबिलिटीज़ को वो सुधार सकता है, वो इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या बॉडी टाइप होते हैं उनके बारे में। तो मेनली जो बॉडी टाइप सोमैटोटाइप्स हैं वो हमें दिए थे W.H. शेल्डन ने, ठीक है। जो W.H. शेल्डन थे उन्होंने क्लासीफाई किया कि जितने भी बॉडी फिजिक है मैं उनको 3 हिस्सों में बांटूंगा, ठीक है। तो वो 3 हिस्से थे ये, फर्स्ट था एक्टोमॉर्फ्स, सेकेंड था मेसोमॉर्फ्स और लास्ट था एंडोमॉर्फ्स। तो इन 3 हिस्सों में W.H. शेल्डन ने डिवाइड किया, बोला कि जितनी भी एथलेटिक बॉडीज होती है मैं उनको 3 हिस्सों में बांटूंगा, ठीक है। एक होते हैं एक्टोमॉर्फ्स, एक होते हैं मेसोमॉर्फ्स और एक होते हैं एंडोमॉर्फ्स। अब तीनों के बारे में हम बारी बारी से डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टोमॉर्फ्स की। तो एक्टोमॉर्फ्स क्या होते हैं, देखो फोटो में समझ आ रहा होगा कि क्या बॉडी टाइप है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में ध्यान से देखते हैं। तो जो एक्टोमॉर्फिक बॉडी होती है वो जनरली उनके पास लंबे लंबे लिम्स होंगे, ठीक है। लिम्स का मतलब हाथ और पैर, ठीक है। जो भी पर्सन जिनके पास जो बॉडी है वो एक्टोमॉर्फ है तो उनके लंबे हाथ और पैर होंगे और वो मस्कुलर नहीं होंगे, ठीक है। उनके पास मसल रिटेंशन इतना नहीं होगा, वो बड़े बड़ी मसल्स उनके पास नहीं दिखेगी। सेकंड इसके अंदर है हैव स्किनी फैट, मीनिंग दे आर रिलेटिवली लो वेट एंड और स्मॉल साइज स्टिल येट हैव हाई बॉडी फैट, ठीक है। कई लोग आपने देखे होंगे पतले पतले से होते हैं, छोटा सा फ्रेम होगा लेकिन फिर भी उनकी तोंद आ रखी होती है, तो इनको स्किनी फैट बोला जाता है कि है वो पतले लेकिन फैट इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, थर्ड जो एक्टोमॉर्फिक बॉडी होगी वो फास्ट मेटाबॉलिज्म वाली होती है, ठीक है। जनरली क्या होता है कि पर्सन जिसकी बॉडी एक्टोमॉर्फिक है वो जनरली होते हैं फास्ट मेटाबॉलिज्म वाले, यानी अगर वो रेस्टिंग स्टेट पे भी है ना तो उनकी बॉडी की जो कंजम्पशन है, कैलोरी कंजम्पशन, वो ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि मान लो अगर मैं कोई काम नहीं कर रहा तो जिंदा रहने के लिए भी मुझे बहुत खाना पड़ेगा ताकि मैं वेट मेंटेन कर पाऊँ अपना, ठीक है। अगेन अगर मुझे जिंदा रहने के लिए बहुत खाना पड़ रहा है तो मुझे वेट बढ़ाने के लिए कितना ज़्यादा खाना पड़ेगा, तो इनको बहुत दिक्कत आती है वेट बढ़ाने के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर लो बॉडी फैट एंड ओनली टाइटली मसल्ड एंड हैव अ स्मॉल फ्रेम एंड जॉइंट्स, ठीक है। इनका क्या होती है, इनकी बॉडी फैट जो होता है जनरली कम होता है। कई लोगों में जिनके अंदर फैट होता है वो स्किनी फैट होता है, ठीक है। इनकी जो मसल्स होगी वो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटे छोटे साइज़ की मसल्स होगी। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है, बॉडी फ्रेम जो होता है वो भी बहुत छोटा होता है, तो छोटे बॉडी फ्रेम के छोटे छोटे जॉइंट्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर देयर जेनेटिक मेकअप लिमिट देयर एबिलिटीज टू पुट ऑन मसल मास, ठीक है। उनका जेनेटिकली ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा मसल मास कैरी नहीं करते।
अच्छा एक बात सोचो, मैंने बोला अगेन, पहले बोला था कि बॉडी टाइप के हिसाब से तुम्हारी एबिलिटीज डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि केवल एथलेटिक एबिलिटीज के साथ तुम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसको है ना मैं जस्टिफाई करने के लिए एक बात समझो कि मान लो एक एक्टोमॉर्फिक बंदा है जो कि मसल मास ज़्यादा गेन नहीं कर सकता, तो क्या वो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन का भी खेल पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि वहाँ पे उसका जेनेटिक भी उतना ही ज़्यादा मैटर करेगा, ठीक है। उसका बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी टाइप कैसा वो भी मैटर करेगा, और लेकिन बॉडी टाइप को वो ठीक नहीं कर सकता, ठीक है। जो नेचुरली उसके अंदर है, जिसके साथ वो पैदा हुआ है, वो तो हमेशा ही रहेगा। वो अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकता है, वो अपने स्किल सेट इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है। तो जो ऐसे बॉडी के साथ आते हैं, जो एक्टोमॉर्फिक होते हैं, उनके लिए जो गेम है वो है सबसे सही मैराथॉन्स, ट्रेलाथॉन्स एंड अदर एंड्योरेंस गेम, ठीक है। जितने भी एक्टोमॉर्फ वाले बंदे होते हैं वो छोटे फ्रेम के होते हैं और वो बहुत ज़्यादा एंड्योरेंस होती है उनके अंदर, यानी वो बहुत लंबे टाइम तक काम कर पाएंगे, ठीक है। तो उनको लंबे टाइम वाले गेम जो बहुत देर देर तक खेलने पड़ेंगे, जैसे मैराथन भागो देर तक, ठीक है, ट्रेलाथॉन और देर तक करो, ठीक है। जो भी एंड्योरेंस वाले गेम है ना वो इनके लिए सुटेबल रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं एंडोमॉर्फ्स के बारे में। एंडोमॉर्फ जस्ट ऑपोजिट है एक्टोमॉर्फ का। यहाँ पे जो बॉडी टाइप है वो दिखता है कुछ इस टाइप से, ठीक है। अच्छा अब इसके बारे में देखें तो दे आर जनरली सॉफ्टर एंड राउंडर, ठीक है। ये सॉफ्ट से होंगे, गोल मटोल से दिखने वाले होंगे, लुक्स हैवियर, जनरली ये मोटे मोटे दिखते हैं, ठीक है। इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो होता है, ठीक है, यानी इनको जिंदा रहने के लिए बहुत थोड़ा सा खाना है, ठीक है। बहुत थोड़ा सा खाएंगे, उसी में इनका बहुत कुछ हो जाएगा। तो जनरली कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कहते हैं कि हम तो भाई इतना ज़्यादा नहीं खाते फिर भी हमारा वेट इतना ज़्यादा बढ़ा रहता है, ठीक है, वो ये वाले लोग होते हैं। लेकिन एक्टोमॉर्फ को यहाँ पे फ़ायदा हो जाता है। एक्टोमॉर्फ जो होते हैं वो खाते रहते फिर भी उनका वेट नहीं बढ़ता, तो वो कुछ भी खाते रहते हैं। लेकिन एंडोमॉर्फ वाले बंदों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि क्या खाए क्या ना खाए, जिससे उनका बॉडी फैट लेवल ज़्यादा ना बढ़े, ठीक है, क्योंकि फैट डिपोजिशन बहुत सारी बीमारियां भी लेके आता है अपने साथ। तो जनरली जो एंडोमॉर्फ वाले होते हैं वो स्टोर करते हैं हाई फैट एंड यूजुअली इन द लोअर एब्डोमेन, हिप्स एंड थाइज, ठीक है। हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, ठीक है। हमारे हाथ पे, हमारे फोर आर्म्स पे कभी भी इतना ज़्यादा फैट नहीं आएगा जितना कि हमारी कमर पे या हमारे हिप्स पे आएगा या हमारी थाइस पे आएगा, ठीक है। तो जो एंडोमॉर्फिक बंदे होते हैं उनका जनरली मतलब मेटाबॉलिकली भी और वैसे जनरली भी इनका जो फैट होता है वो बहुत ज़्यादा स्टोर रहता है, और जनरली वो स्टोर रहता है एब्डोमेन एरिया में, हिप एरिया में एंड थाई एरिया में, ठीक है। इनको वेट गेन करना ना बहुत इजी काम है इनके लिए। जो एक्टोमॉर्फ जो स्ट्रगल करता था वेट गेन करने में, क्योंकि वो इतना खाता रहता है फिर भी उसका वेट नहीं बढ़ता, यहाँ पे एंडोमॉर्फ जो है वो बहुत थोड़ा भी खाएंगे तब भी उनका वेट ईजिली गेन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इनके साथ परेशानी क्या है कि इनको वेट लूज करने में इनके प्राण निकल जाते हैं, ठीक है। ये वेट लूज नहीं कर सकते भाई ईजिली। अच्छा अब जो इतने मोटे मोटे लोग हैं, भारी दिखने वाले हैं, तो इनका एंड्योरेंस भी क्या होगा, वो कम होगा, कि ये लंबे टाइम तक काम नहीं कर सकते। लेकिन ये हैवियर काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा वेट उठाने वाला, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला, स्ट्रेंथ वाले काम कर सकते हैं। तो इनके लिए जो गेम बने हैं ना वो भी कुछ इसी टाइप के हैं, ठीक है। इनके लिए जो गेम है वो है वेट लिफ्टिंग, रोइंग, रेसलिंग, हैमर थ्रो, ठीक है। ये सारे गेम इनके लिए बने हैं। कभी भी ये देखा नहीं होगा कि जो वेट लिफ्टर्स होते हैं, बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो रेस कर रहे हैं, भाग रहे हैं बहुत तेज, बहुत देर देर तक भाग रहे हैं, नहीं भाग सकते। हो सकता है वो तेज भागे थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो लंबा नहीं भाग पाएंगे, जो कि एंड्योरेंस वाला काम है। एंड्योरेंस इनके अंदर बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम मेसोमॉर्फ्स के बारे में। मेसोमॉर्फ जो है वो बेस्ट टाइप है इन सारी बॉडी टाइप्स का, ठीक है। वो ऐसे बंदे हैं जो कि बने ही स्पोर्ट्स के लिए, बने ही एथलेटिज्म के लिए, ठीक है। अच्छा एक कहावत सी है क्या कि एक्टोमॉर्फ एंडोमॉर्फ हमेशा ट्रेनिंग इसलिए करता है ताकि वो मेसोमॉर्फ्स बन पाए, ठीक है, ताकि वो मेसोमॉर्फ्स के क्लोज आ पाए। अच्छा आप जानते हैं मेसोमॉर्फ की इतनी तारीफ तो करती, वो है क्या? मेसोमॉर्फ जनरली ऐसे दिखते हैं जो कि अभी तक सबसे फिट दिखने वाले लोग हैं, ठीक है। अच्छा अब इनके बारे में बात करूं तो क्या है, दे कैन सुपर ईजिली बिल्ड मसल्स। ये इनको मसल बनाने में ना बहुत ईजी काम है इनके लिए,
ठीक है, आराम से खाते पीते हैं और इनकी मसल बनी रहती है। एंड दे आर जनरली प्रोपोर्शनेटली बिल्ड, ठीक है, इनका ऐसा नहीं है कि हाथ लंबे है, पैर छोटे है, बॉडी छोटी है, पूरी बॉडी एक परफेक्ट प्रपोर्शन के अंदर होती है, ठीक है। मेसोमॉर्फ्स कैन लूज गेन वेट इजीली एंड हैव लीन फिगर, ठीक है। लीन फिगर का मतलब क्या है, इनका बॉडी फैट जो होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा, ठीक है। मेसोमॉर्फ्स क्या होते हैं, ये वेट बढ़ाना चाहे तो बढ़ा भी इजीली लेते हैं, घटाना चाहे तो घटा भी इजीली लेते हैं। और सबसे बेस्ट बात क्या है, इनका बॉडी फैट जो है ना वो कभी भी ज़्यादा नहीं होता, वो नॉर्मल रहेगा या कम रहेगा, ठीक है। दे हैव लॉन्ग टोर्सो एंड शॉर्टर लिम्स, ठीक है। इनकी बॉडी प्रपोर्शन जैसे एक ह्यूमन की होती है कि उनका टॉर्सो होगा, वो पोर्शन होगा वो ज़्यादा होगा और छोटे छोटे हाथ पैर होंगे, तो वैसा ही इनका प्रॉपर जो शेप होती है बॉडी की वैसी होती है, ठीक है। वुमेन्स इन मेसोमॉर्फ बॉडी टाइप आर स्ट्रॉन्गर एंड एथलेटिक, ठीक है। केवल वुमेन ही नहीं बल्कि मैं ये बोलूँगा मेंस, यहाँ पे मेन वुमेन दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और एथलेटिक कॉम्पिटिशन के लिए पूरी तरीके से बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा, देयर जेनेटिक मेकअप सूट्स पावर एंड स्ट्रेंथ, तो इनको किस टाइप के चीज़ें करनी चाहिए, इनके लिए पावर वाली स्ट्रेंथ वाली चीज़ें। अच्छा, पावर में और स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंस है, पावर होता है कि जहाँ पे एकदम से स्ट्रेंथ दिखानी पड़े तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर मेसोमॉर्फ एक्सेल्स इन द एक्सप्लोजिव स्पोर्ट्स, जहाँ पे एक्सप्लोजिव स्पोर्ट्स हो यानी एकदम से पावर दिखाने वाली हो, उन गेम को खेलने के लिए बेस्ट है। कॉलिंग फॉर पावर एंड स्पीड, वैसे जनरली देखा जाए तो सारे ही गेम या तो स्पीड के ऊपर बेस्ड है, या तो पावर के ऊपर बेस्ड है, या तो स्ट्रेंथ के ऊपर बेस्ड है। तो मेसोमॉर्फ्स जो है वो तो पूरे बने ही इसके लिए ही है, क्योंकि इनके अंदर पावर भी है, इनके अंदर स्पीड भी है और स्ट्रेंथ भी है, ठीक है। तो ये अपने आप को जिस मर्जी गेम के अंदर डाल सकते हैं, ओके। तो देखते हैं सबसे पहले टॉपिक नंबर 5 और आखिरी टॉपिक, जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, ठीक है। तो मेजरमेंट करने से पहले हमें जानना पड़ेगा असली में हेल्थ रिलेटेड फिटनेस है क्या, ठीक है। तो उसका मीनिंग समझना पड़ेगा। अगर मैं मीनिंग के बारे में बात करूं, इट एम्फसाइज ऑन दोज स्पेसिफिक क्वालिटीज विच एनहेंसेस द वर्क एफिशिएंसी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड हिज और हर स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि एक बंदा कितना हेल्दी स्टेट में है, कैसे पता चलेगा मुझे, तो मुझे देखना पड़ेगा कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ क्या है। वो कैसे देखा जाएगा कि उसकी वर्क एफिशिएंसी कैसी है, वो कितना अच्छे तरीके से काम कर पाता है, कितनी देर तक काम कर पाता है, ठीक है। क्या वो बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाता है, क्या बहुत ज़्यादा जल्दी हार मान जाता है, क्या उसके अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं है, क्या उसके अंदर मसल्स नहीं है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आती है हेल्थ रिलेटेड फिटनेस में, ठीक है। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस अगर तुम्हारा अच्छा होगा तो तुम्हारी वर्क एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी, तुम ज़्यादा देर तक काम कर पाओगे, ज़्यादा अच्छा काम कर पाओगे, तुम्हारे वर्क के अंदर क्वालिटी होगी, तुम्हारी खुद की एक स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होगी, ठीक है। तो ये है हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। अच्छा, अब इसके अंदर बात करते हैं कि हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस की, क्या क्या इसके अंदर आता है। तो सबसे पहला चीज़ है कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, ठीक है। क्या होता है कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस के बारे में हम देखेंगे। सेकंड है मस्कुलर एंड्योरेंस, थर्ड मस्कुलर स्ट्रेंथ, फोर्थ फ्लेक्सिबिलिटी और लास्ट है फिफ्थ हमारा बॉडी कंपोजिशन, ठीक है। तो ये सारे के सारी चीज़ें इंक्लूड होती है हेल्थ रिलेटेड फिटनेस में। अगर मैं किसी के पर्सन का हेल्थ चेक कर रहा हूँ तो मैं इन 5 कंपोनेंट को तो देखूंगा ही देखूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं हम बॉडी कॉम्पोजिशन के बारे में कि बॉडी कॉम्पोजिशन होता क्या है। तो बॉडी कॉम्पोजिशन क्या है, द परसेंटेज ऑफ लीन बॉडी मास दैट इज बोन्स, टेंडन्स, मसल, वाटर, लिगामेंट्स, ऑर्गन्स इन कंपैरिजन टू बॉडी फैट, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे बॉडी के अंदर लीन बॉडी मास कितना है, लीन बॉडी मास का मतलब बॉडी के अंदर में से फैट हटा दो, ठीक है। अब कितना वेट है तुम्हारा और फैट के बाद तुम्हारा कितना वेट है, जब उनका कंपैरिजन किया जाता है तो वो डिफाइन करता है तुम्हारी बॉडी कॉम्पोजिशन, ठीक है। हर ह्यूमन के अंदर, हर बॉडी के अंदर एक सर्टेन फैट परसेंटेज होता ही होता है, ठीक है। किसी के अंदर ज़्यादा होता है, किसी के अंदर कम होता है, ठीक है। अगर बॉडी कंपोजिशन को डिफाइन करना हो तो हम जानते हैं सबसे पहले कि एक्चुअल कि एक सर्टेन बंदे का कितना बॉडी फैट होना चाहिए उसकी बॉडी के अंदर। तो अगर मैं बात करूं कि एक्चुअल जो स्टैंडर्ड है लेवल वो कितना होता है, तो वो होता है
मेल्स के अंदर 15% से कम और फीमेल्स के अंदर 25% से कम। ठीक है, एक मेल बॉडी के अंदर 15% से कम बॉडी फैट है तो वो हेल्दी स्टेट में है, अगर एक फीमेल के अंदर 25% से कम बॉडी फैट है तो वो फीमेल हेल्दी स्टेट में है। ठीक है, अच्छा मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंस क्यों? क्योंकि फीमेल्स के सर्टेन पार्ट्स के अंदर ज़्यादा फैट डिपोजिशन होता है जो कि उनको चाहिए उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के लिए और उनकी बाकी नीड्स के लिए भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेजरमेंट ऑफ बॉडी कॉम्पोजिशन कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे हम बॉडी कॉम्पोजिशन को नाप सकते हैं। सबसे पहले है अंडर वाटर वेइंग। अंडर वाटर वेइंग का मतलब क्या है? तुम्हें पानी के अंदर डाल दिया जाता है और तुम्हारा वेट किया जाता है। ठीक है, तो बाहर वेट करना और पानी के अंदर वेट करने में डिफरेंस क्या है कि पानी के अंदर जो फैट है वो होता है लाइटर मास का, तो वो अपने आप ऊपर उड़ जाता है। तो एक्चुअल वेट जो तुम्हारा इंक्लूड होता है वो केवल होता है तुम्हारी मसल और बाकी चीज़ों का, क्योंकि फैट जो है वो हल्का होता है वेट में तो वो ऊपर चले जाता है, वो फ्लोट करता है वाटर के अंदर। सेकेंड तरीका है हमारा स्किन फोल्ड मेजरमेंट कि पर्टिकुलर स्किन्स कि पर्टिकुलर एरिया के स्किन को फोल्ड करके चेक करना कि तुम्हारा फैट पोर्शन कितना है वहाँ पे। तो वहाँ पे एक ये स्केल सा यूज़ किया जाता है इसको मेजर करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे मेजर किया जाता है बॉडी फैट परसेंटेज किसी भी एक सर्टेन ह्यूमन के अंदर। नेक्स्ट है इसके अंदर हम बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस का मतलब क्या है? द एबिलिटी ऑफ हार्ट, लंग्स, ब्लड वेसल टू सप्लाई ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट टू द वर्किंग मसल एंड द एबिलिटी ऑफ दोज मसल टू अलाउ सस्टेन्ड एक्सरसाइजेस। ठीक है, मैंने बोला हमारी हार्ट की, हमारी लंग्स की, हमारी ब्लड वेसल की कितनी ज़्यादा एबिलिटी है, वो कितनी देर तक, कितनी जल्दी, कितनी फ्रीक्वेंटली, कंटिन्यूसली कितनी देर तक ब्लड को पंप करते हैं और लगातार पहुंचाएंगे हमारी मसल्स तक। ठीक है, ताकि उनको प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिले, प्रॉपर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिले, ताकि वो मसल सस्टेन कर पाए एक्सरसाइज, यानी देर तक काम कर पाए। चलिए अब देखते हैं कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस को नापा कैसे जा सकता है। तो इसको नापने का तरीका है फर्स्ट मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक यानी VO2 मैक्स निकालना। VO2 मैक्स यानी मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक का मतलब क्या है? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट द बॉडी इज केपेबल ऑफ ड्यूरिंग हाई इंटेंसिव एक्टिविटीज़। ठीक है, यानी अगर मैं बोलूँ कि एक बंदा एक हाई इंटेंसिव एक्टिविटी कर रहा है, उसके अंदर वो कितना मैक्सिमम ऑक्सीजन को इनटेक कर रहा है, तो वो है उसका मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक, जिसको VO2 मैक्स बोला जाता है प्यार से। ठीक है, इसके अंदर केवल हम ऑक्सीजन कंजम्पशन नहीं निकालते, उसके साथ ही साथ हम निकालते हैं एक और चीज़ जिसका नाम है मैक्सिमम हार्ट रेट यानी हार्ट रेट। ये जनरली हम क्या करवाते हैं, उससे हाई इंटेंसिव एक्सरसाइज करवाते हैं, बोलते हैं जाओ ट्रेडमिल पे भागो, और भागेंगे हम उसका हार्ट रेट चेक करते रहेंगे, हम उसका ऑक्सीजन कंजम्पशन चेक करेंगे। ठीक है, तो ये होता है VO2 मैक्स। दूसरा तरीका क्या है इसके अंदर? दूसरा तरीका है मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट। ठीक है, जिसको MET बोला जाता है। ठीक है, ये क्या है? ये है द रेशियो बिटवीन एनर्जी एक्सपेंडेड ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी एंड द एनर्जी एक्सपेंडेड वाइल रेस्टिंग। मैंने बोला एक बंदा को पकड़ो और उसको बैठा दो खाली, अब वो खाली बैठा कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, फिर उसी बंदे को पकड़ो और भागो, अब वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो दोनों का जब कंपैरिजन करके रेशियो निकाला जाता है तो वो आता है मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट। ठीक है, उसके थ्रू हम कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस को जज करते हैं। ठीक है, कैसे पर्टिकुलरली करते हैं ये सब थोड़ा सा टिपिकल होता है, लेकिन हमें इतना ही जानना है कि ऐसे मेजर होता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे मस्कुलर एंड्योरेंस की तरफ। मस्कुलर एंड्योरेंस क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ द मसल और a group of muscles to perform repeated muscular contraction against resistance and extended period of time। ठीक है, मैंने क्या बोला? एक मसल वो कितनी देर तक काम कर पा रही है, कितनी देर तक कॉन्ट्रैक्शन कर पा रही है, कितनी देर तक सिकुड़ पा रही है। ठीक है, तो वो है उसका मस्कुलर एंड्योरेंस। अगर इसको डिटेलली देखने हैं एक एक पार्ट के बारे में तो प्रीवियस चैप्टर के अंदर चेक करना, प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस के अंदर 3rd चैप्टर के अंदर ये पार्ट था, तो उसकी वीडियोस के अंदर आप ये देख सकते हो डिटेलली। ठीक है, अभी हम मोटा मोटा बात कर रहे हैं क्योंकि हमने ये पहले ही पढ़ चुके हैं।
ठीक है। तो मस्कुलर एंड्योरेंस क्या है? मस्कुलर एंड्योरेंस हमारी बॉडी की जो मसल्स है वो कितनी देर तक एक एक्शन कर पाती है, ठीक है। मैंने बोला एक डंबल उठाओ और डंबल से तुम बाइसेप वाली एक्सरसाइज करो, बाइसेप कर्ल्स करो, ठीक है। तो कितनी रेपिटेशन, कितनी बार तुम रिपीट कर पाओगे वो एक्सरसाइज, वो बताएगा तुम्हारी मस्कुलर एंड्योरेंस, ठीक है। तो मस्कुलर एंड्योरेंस क्या है? द एबिलिटी ऑफ मसल टू परफॉर्म एक्टिविटी विदाउट फटीग, ठीक है। बिना थके हुए तुम कितनी देर तक मसल से काम करवा सकते हो, वो है तुम्हारी मस्कुलर एंड्योरेंस। ओके, चलिए बढ़ते आगे और नापते हैं मस्कुलर एंड्योरेंस को, ठीक है। मस्कुलर एंड्योरेंस नापने के लिए सबसे पहला होता है पुशिंग टेस्ट, ठीक है, जो पुशअप टेस्ट बोला जाता है, जिसके अंदर हमारी पुशिंग मसल्स का टेस्ट किया जाता है। क्या करना है उसके अंदर? एक बंदे को बैठाओ, बोलो पुशअप करे और उसकी पुशअप को काउंट करो, ठीक है। तब तक करेगा वो पुशअप जब तक वो थक के हार ना जाए, उसके मसल काम करना ना बंद कर दे, ठीक है। सेकंड है इसके अंदर, वो है स्क्वाट टेस्ट, जो कि होता है लोअर बॉडी एंड्योरेंस चेक करने के लिए। इसके अंदर क्या करना है? एक पर्सन से स्क्वाट करवानी है और वो कितनी रेपिटेशन कर पाएगा जब तक वो हार ना जाए, जब तक वो थक ना जाए, उसकी मसल जवाब ना दे जाए, तब तक हमें उससे करवानी है और ये बताएगा उसकी लोअर बॉडी एंड्योरेंस को, ठीक है। अपर बॉडी हो गई, लोअर बॉडी हो गई, रह गया बीच का पार्ट। तो अब हम बात करेंगे प्लैंक टेस्ट, जो कि बात करता है एब्डोमिनल मसल की और उसके एंड्योरेंस को बताता है। तो प्लैंक पोजीशन में आओ, पुशअप पोजीशन पे आओ, एल्बो को डाउन करो और होल्ड करके रखो बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में। जितनी देर तक तुम होल्ड कर पाओगे वो बताएगा तुम्हारी मस्कुलर एंड्योरेंस को, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? तो फ्लेक्सिबिलिटी इज द रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो जॉइंट्स की एबिलिटी है कि हमारे जॉइंट कितने रेंज तक मूव कर पाते हैं, ठीक है। डिटेलली देखना फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में तो आपको वीडियो मिल जाएगी चैनल पे ही, आप प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए एक बहुत पॉपुलर टेस्ट है जिसका नाम है सिट एंड रीच टेस्ट। तो इसके अंदर आपको क्या करना है? बैठो और अपने फुट को टच करने की कोशिश करो और उससे आगे निकलने की कोशिश करो, ठीक है। जब आप यूँ बैठे होगे तो अपने हाथों से अपने फीट को टच करने की कोशिश करो, ठीक है। आप कितनी दूर तक टच कर पाते हो वो बताएगा आपकी कितनी रीच है। तो यही लॉजिक है रीच, सिट एंड रीच टेस्ट का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे इसके अंदर मस्कुलर स्ट्रेंथ की। तो मस्कुलर स्ट्रेंथ होता क्या है? मस्कुलर स्ट्रेंथ the total amount of force the muscle or a group of muscle can exert against resistance, ठीक है। मैंने बोला किसी भी रेसिस्टेंस के विरोध में, यानी मैंने बोला हाथ में पकड़ो एक डंबल, तो वो डंबल है तुम्हारा रेसिस्टेंस, ठीक है, वो है तुम्हारा वेट। तो कितनी वेट को तुम उसको हरा के तुम अपने हाथ को मोड़ लोगे, ठीक है, तो वो है तुम्हारा टोटल मस्कुलर स्ट्रेंथ। तो जितना ज़्यादा तुम रेसिस्टेंस को करके फोर्स को बियर कर लोगे तो वो उतनी ज़्यादा मस्कुलर स्ट्रेंथ को बताएगा, ठीक है। मस्कुलर स्ट्रेंथ को नापने का तरीका है सिंपल से, जो कि है फर्स्ट वन आर्म टेस्ट, ठीक है। वन आर्म स्ट्रेंथ टेस्ट जो होता है वो सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी मस्कल की स्ट्रेंथ नापने का, मसल की या मसल ग्रुप ऑफ मसल की स्ट्रेंथ नापने का। तो वन आर्म टेस्ट के अंदर कौन कौन से टेस्ट होते हैं? फर्स्ट होता है पुलिंग टेस्ट, जिसके अंदर रोइंग करी जाती है और पुल टेस्ट का पता लगाया जाता है। सेकंड है इसके अंदर पुशिंग टेस्ट, जिसके अंदर बेंच प्रेस की एक्सरसाइज करी जाती है और कितना वेट तुम मैक्सिमम उठा सकते हो, कि बस एक बार उठाना है तुम्हें और कितना मैक्सिमम वेट उठा सकते हो, वो है तुम्हारा वन आर्म, वन रेपिटेशन मैक्सिमम, ठीक है। थर्ड है इसके अंदर लिफ्टिंग टेस्ट, ठीक है, जो कि तुम्हारी लिफ्टिंग स्ट्रेंथ को बताएगा। ये पुलिंग टेस्ट बताता है तुम्हारी पुलिंग स्ट्रेंथ को, ठीक है। पुशिंग टेस्ट बताएगा तुम्हारी पुशिंग स्ट्रेंथ को और लिफ्टिंग टेस्ट बताएगा तुम्हारी लिफ्टिंग स्ट्रेंथ को, ठीक है। क्योंकि हर एक्शन के लिए, हर टाइप के एक्सरसाइजेस के लिए अलग अलग मसल्स यूज़ होती है, तो अलग अलग मस्कुलर स्ट्रेंथ निकालने का अलग अलग तरीका है, ठीक है।